गर्मी का तपता मौसम चल रहा था। सूरज अपनी गर्मी से सभी को झुलसा रहा था। शहर की गलियों में जहां सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे, इन्हीं गलियों में एक छोटी सी गली थी जहां एक पुराना मकान था, जहां पर नेहा नाम की एक लड़की रहा करती थी। नेहा को शायरी लिखने का बहुत शौक था। उसकी शायरी में एक खास तरीके की मिठास होती थी जो दिल को छू जाया करती थी। स्कूल के दिनों से ही उसने शायरी लिखना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर कभी उसने लिखना छोड़ा ही नहीं। नेहा के माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बन जाए, लेकिन नेहा का मन था कि वो बस एक शायर बन जाए। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी शायरी लिख रही होती है, तभी उसकी माँ मीरा वहाँ आती है और उससे कलम छीनकर बोलती है, मैंने तुझे ये कलम पढ़ाई लिखाई के लिए दिया था, ना कि इस कलम से बैठकर शायरी लिखने के लिए। अरे माँ, आपको मेरी शायरी लिखने से क्या परेशानी है? मुझे शायरी लिखना बहुत पसंद है। मेरी शायरी में लिखे गए शब्द ना दिल तक जाते हैं, सभी को इतने पसंद आते हैं। तो आपको क्यों नहीं आते? ना मुझे तेरी शायरी कल पसंद थी और ना ही आज पसंद है और ना ही कभी पसंद आएगी। लेकिन क्यों माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? शायरी लिखना मेरा शौक है, मैं अपने शौक को क्यों मारूं? देख नेहा, मुझे मजबूर मत कर कि मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूं, क्योंकि अगर तू अपनी शायरी लिखने की जिद को नहीं छोड़ेगी तो मैं इसे छुड़वाने की जिद को नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि मेरा सपना है कि तू एक बहुत बड़ी डॉक्टर बने, लेकिन अपनी इस शायरी के चक्कर में तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ही नहीं देती है तू। माँ, मैं पढ़ाई तो करती ही हूँ ना, और ये भी तो एक तरह का हुनर है ना, जो सबके अंदर नहीं होता। अब मैं अपने अंदर के इस हुनर को मारना नहीं चाहती हूँ। मेरा जो फैसला था मैंने तुझे बता दिया। अब अगर आज के बाद मैंने तुझे शायरी लिखते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा इतना कहकर नेहा के लिखी हुई शायरी के पात्रों को फाड़ कर फेंक देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। अपनी माँ का ऐसा बर्ताव देखने के बाद भी नेहा शायरी लिखना नहीं छोड़ती है और लगातार अपनी कल्पनाओं से शब्दों को पिरो पिरो कर शायरी के शब्द बुनती चली जाती है। जब भी वह किसी नई शायरी को पूरा करती तो उसकी आंखों में चमक आ जाती, लेकिन उसकी शायरी की दुनिया को उसके माता पिता नहीं समझ पा रहे थे। ऐसे ही एक दिन नेहा की मुलाकात उसके जिंदगी बदलने वाले इंसान से हुई, जिसका नाम था रोहित। रोहित एक प्रसिद्ध साहित्यकार था और उसने नेहा की शायरी को पढ़कर उसकी प्रशंसा करते हुए बोला, क्या बात है, आज के समय में इतनी गहराई से कोई सोच नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता। आपकी लिखी हुई शायरी का एक एक शब्द मेरे दिल को छू गया है। इसकी सच्चाई और गहराई मेरे दिल में उतर गई है। आप सच कह रहे हो या बिना बात के मेरी तारीफ कर रहे हो? क्योंकि मेरी माँ को तो मेरी शायरी से बहुत परेशानी है। उन्हें शायरी लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनसे चोरी छुपे अपनी शायरी लिखने के शौक को पूरा करती हूँ। जी नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं आपकी झूठी तारीफ क्यों करूँगा? जब आप में काबिलियत है तो मैं उस काबिलियत की तारीफ तो करूँगा ही ना। सच में मुझे आपकी शायरी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपकी तारीफ करी। मैं झूठी तारीफ करने के लिए यहाँ बैठा नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी से प्रेरित होता हूँ ना, तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ। रोहित की बातें सुनकर नेहा खुश हो जाती है। नेहा की शायरी से प्रभावित होकर रोहित ने उसे अपने साहित्यिक ग्रुप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। नेहा के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। उसने खुशी खुशी रोहित का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और नेहा की मुलाकात कई नामी लेखकों और कवियों से होने लगी। उन्होंने नेहा की शायरी की बहुत तारीफ की और उसे काफी प्रेरित भी किया। नेहा की शायरी अब किताबों की पत्रिकाओं पर छपने लगी थी। उसकी शायरी की खुशबू अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग उसकी शायरी को पढ़कर उसकी तारीफें करते हुए नहीं थकते थे। एक दिन नेहा अपनी लिखी हुई एक शायरी लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, एक बार आप मेरी शायरी सुनिए तो सही, क्योंकि ये शायरी एक माँ से जुड़ी हुई है और मैं आपको ये शायरी सुनाऊंगी और आपको बहुत पसंद भी आएगी। मुझे शायरी से बहुत नफरत है, उसे सुनना तो बहुत दूर की बात है। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, लेकिन फिर भी तू मेरी बात नहीं मानती और शायरी लिखना नहीं छोड़ा तूने अभी तक। माँ, लेकिन मैं शायरी लिखना क्यों छोड़ दूँ? आप खुद ही देखिए, आज ये शायरी मेरी पहचान बन गई है। लोग मुझे शायरी की वजह से जानते हैं और मेरी कितनी तारीफ भी करते हैं। लोगों को मेरी लिखी हुई शायरियाँ बहुत पसंद आती हैं। लोगों को आती होगी, लेकिन मुझे नहीं। मेरे लिए तेरी यही पहचान कोई मायने नहीं रखती।
नेहा अपनी माँ के कड़वे शब्द सुनकर थोड़ा तकलीफ महसूस करती है। मीरा अब भी अपनी बेटी की शायरी की असल पहचान नहीं कर पाई थी। वो चाहती थी कि नेहा डॉक्टर ही बने और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाए। नेहा अपनी माँ की इच्छाओं का सम्मान करती थी, लेकिन वो अपनी शायरी लिखना नहीं छोड़ सकती थी। उसने अपनी माँ को अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन मीरा कुछ भी समझने सुनने को तैयार ही नहीं थी। समय बीतता गया। तभी एक दिन उसकी मुलाकात अर्जुन नाम के एक लड़के से होती है। अर्जुन एक डॉक्टर था। नेहा की शायरी का वह काफी बड़ा प्रशंसक था। साहित्य कार्यक्रम के दौरान नेहा की मुलाकात अर्जुन से हुई और अर्जुन नेहा की शायरी को काफी पसंद किया करता था। और ऐसे ही अर्जुन नेहा से बोलता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपको अपने सामने देख रहा हूँ। आप क्या शायरी लिखती हैं जो सीधा दिल तक जाती है। अच्छा जी, एक डॉक्टर होते हुए आपको शायरी सुनने का इतना शौक है। मैंने तो आज तक डॉक्टरों को सिर्फ मरीजों का इलाज करते हुए देखा है, कभी शायरियों की तरफ उनका रुख मोड़ते हुए नहीं देखा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या डॉक्टर के पास दिल नहीं होता है? उनकी कोई पसंद या नापसंद नहीं होती है? माना कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे शायरी बहुत दिलचस्प लगती है, तभी तो मैंने आपकी शायरी इतनी गहराई से पढ़ी है। चलो अच्छी बात है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि एक डॉक्टर को भी शायरियों का इतना शौक होता है, क्योंकि मेरी माँ को लगता है कि शायरी एक बेकार चीज है, इसलिए वो चाहती हैं कि मैं शायरी ना करके डॉक्टर बनूं। नेहा की बातें सुनकर अर्जुन हंसने लगता है। समय के साथ नेहा और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ती हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अर्जुन ने नेहा की शायरी को और भी गहराई से समझा और उसकी काफी प्रशंसा की। उसने नेहा को प्रोत्साहित किया कि वो अपनी शायरी को और आगे बढ़ाए। नेहा को अर्जुन का साथ मिलने के बाद उसकी शायरी और ज्यादा निखर गई थी। एक दिन नेहा ने अपनी शायरी की एक किताब को प्रकाशित करवाया और अपने इस फैसले के बारे में अपनी माँ को भी बताया, जिसके बाद मीरा को यह यकीन आया कि नेहा की दुनिया शायरी ही है और शायरी से वो समाज में अपनी अलग पहचान बना सकती है। अर्जुन की बात सुनकर मीरा बोलती है, अगर तुम नेहा को इतना प्रोत्साहित कर रहे हो और उसका साथ भी दे रहे हो, तो उसे पीछे खींचने वाली मैं कौन होती हूँ। मुझे तुम दोनों के फैसले से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम जो भी फैसला लोगे वो सही होगा। माँ, ये क्या बात हुई? जब मैं आपको इतनी देर से समझा रही थी तब तो आपने मेरी बात का विरोध किया। आप ये मत भूलिए कि मैं आपकी लड़की हूँ, वो आपका कुछ भी नहीं लगता है। बेटी, प्यार और विश्वास किसी रिश्ते के मोहताज नहीं होते, पर तुझसे ज्यादा भरोसा है। अब चाहे तुझे इस बात का बुरा लगे या भला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा का मुंह बन जाता है, लेकिन वो इस बात से खुश थी कि पहली बार उसकी माँ ने उसके किसी फैसले में उसका साथ दिया है। नेहा की किताब प्रकाशित होती है और लोगों से उसकी किताब को बहुत ही ज्यादा प्यार भी मिलता है। उसकी किताब साहित्यिक दुनिया में धूम मचा देती है। नेहा की शायरी की तारीफें अब चारों ओर होने लगती है। उसकी माँ ने भी अब उसकी शायरी की असल पहचान का रूप देख लिया था और उसे स्वीकार कर लिया था। बेटी, मैंने कभी तेरा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी तूने अपनी पहचान बना ली। मैंने तेरे साथ जो भी गलत बात किया उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। आज मैं तुझे एक बात और कहना चाहती हूँ। जी माँ, कहिए। आप जो कहोगी ना, आज मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, क्योंकि आज आपने मेरी शायरी को स्वीकार करके आपने मेरा दिल जीत लिया है। बेटा, तेरा साथ दिया है, मुझे उम्मीद है कि वो जिंदगी भर तेरा साथ देगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि साथ तू शादी कर ले और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। बेटा, क्या तुम्हें नेहा पसंद है? आंटी जी, मुझे नेहा पसंद है और नेहा का जिंदगी भर साथ देना चाहता हूँ मैं। मुझे इससे शादी करने से कोई परेशानी नहीं है। अर्जुन की हाँ सुनकर मीरा बहुत खुश हो जाती है और दोनों की धूमधाम से शादी करवा देती है। उसकी शायरी की किताबें बिकने लगी थी और वह एक प्रसिद्ध शायरीकार बन गई थी। उसने अपनी शायरी से लोगों के दिलों को छू लिया था। उसकी शायरी में वो मिठास और दर्द इस कदर था कि जो अर्जुन के साथ साथ और भी लोगों के दिल को उसके करीब खींच लाता था। मधु अपनी माँ विमला से बहस कर रही थी। माँ, आप मना क्यों कर रही हो? अरे शादी जब मेरी है तो शादी की तैयारी भी तो मेरी पसंद की होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना कुछ भी पहन लूंगी मैं अपनी शादी में। तू क्यों मुझसे बहस कर रही है? अरे मैंने तुझे कभी कुछ पहनने के लिए मना नहीं किया है, और तू अपनी शादी में कम से कम अपनी माँ की पसंद का ही लहंगा पहन ले। इसमें भी जिद करना जरूरी है क्या?
माँ आप चाहे जो कह लो, लेकिन मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। मैं अपनी शादी में काले रंग का लहंगा ही पहनूंगी। आजकल काले रंग का लहंगा कितना ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड के चक्कर में लोग हम पर हंस कर जाएंगे। तुझे वो अच्छा लगेगा क्या? अरे दुल्हन लाल जोड़े में ही अच्छी लगती है और लाल रंग ही अच्छा भी माना जाता है, तभी मैं तुझे समझा रही हूँ। माँ आप क्यों मना कर रही हो? मैंने तो डिजाइन भी सिलेक्ट कर लिया है लहंगे का, और उस पर ज्वेलरी कौन सी अच्छी लगेगी वो भी। आप प्लीज मना मत करो ना। देख, अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। मैंने तेरे पसंद के लड़के से शादी के लिए हाँ बोल दिया है, लेकिन अब हर जगह तू मैं करेगी तो मैं अभी के अभी शादी कैंसिल कर दूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत करो। शादी होने दो अच्छे से, बस जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मधु अपनी माँ की मर्जी से शादी के लिए हाँ कर देती है और जैसा जैसा विमला बोलती है ठीक वैसा वैसा ही मधु करती जाती है। अब कुछ दिनों बाद मधु की शादी अपनी पसंद के लड़के के साथ हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। मधु की सास कंचन अपनी बहू का घर में स्वागत करती है। बहू, तू इस घर की लक्ष्मी है। देख, मुझे एकदम ही पुराने जमाने की सास मत समझियो जो अपनी बहू पर रोक टोक करे। मुझे अपनी माँ की तरह ही समझियो। जी माँ जी। अच्छा चल, अब मैं तुझे तेरे कमरे में छोड़ आती हूँ। थक गई होगी ना बहुत, आराम कर लियो। और हाँ, कल सुबह तेरी मुंह दिखाई की रस्म रखी है मैंने, तो अच्छे से तैयार होकर आ जाइयो। कंचन अपनी बहू को कमरे तक छोड़ के अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अगली सुबह मधु नहा धोकर काले रंग का सूट पहनकर मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो जाती है। घर में मेहमान आने लगते हैं। कुछ देर में मधु अपने कमरे से निकलकर रस्म के लिए बैठ जाती है। नई बहू को काले सूट में देखकर वहाँ बैठे सब लोग बहुत हैरान थे। तभी कंचन की पड़ोसन रज्जो हंसने लगती है। क्या हुआ रज्जो, तू इतना हंस क्यों रही है? मैंने मुंह दिखाई के फंक्शन में बुलाया है तुझे, ना कि कोई हंसने की प्रतियोगिता में बुलाया है जो तू गला फाड़ फाड़ के हंस रही है। अब हंसू नहीं तो क्या करूं? तूने मुंह दिखाए के लिए अपने घर में सबको बुला तो लिया है, लेकिन अपनी बहू को कुछ भी नहीं सिखाया। नई बहू है और काला मातम वाला सूट पहना है इसने। बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि तू तैयार होकर आई हो, फिर तू ऐसे ही क्यों आ गई? और तुझे किसी ने बताया नहीं कि काला रंग अशुभ माना जाता है? माँ जी, लेकिन सब लोग तो यही कहते हैं कि मुझ पर काला रंग बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आपके बेटे ने भी मुझे काले रंग के सूट में देखकर ही पसंद किया था। उन्होंने तो मैं तो इसमें सोनी कुड़ी लगती हूँ ऐसा कहा था। बहू, शादी के बाद कोई सोनी कुड़ी नहीं रहती, शादी के बाद औरतें बन जाती है सब। और तेरी तो कल ही शादी हुई है ना, तुझे तो 16 श्रृंगार करना चाहिए था ताकि देखकर ही पता चले कि नई बहू है। अच्छा, लेकिन आपने तो बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, साड़ी, वो भी लाल रंग का ही सब पहना हुआ है, लेकिन मुझे तो आप कहीं से भी नई दुल्हन नहीं लग रही। आपकी क्या थोड़ी लेट में शादी हुई है? बहू, मैं तेरी सास नहीं हूँ जो तू मुझसे ऐसे जुबान लड़ा रही है। मेरी शादी को तो 25 साल होने को आए हैं और तुझे मैं नई दुल्हन दिख रही हूँ। वही तो आंटी जी, आपने सुहागन वाला सारा श्रृंगार किया है, लेकिन फिर भी आप नई दुल्हन तो नहीं लग रही हो। तो आप मुझे क्यों फालतू का ज्ञान दे रही हो? मुझे तो काला रंग ही पसंद है। बहू, तू बहस क्यों कर रही है? सही तो कह रही है रज्जो आंटी, तू नई बहू है और काला सूट तुझ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब जाकर ये बदल ले और कोई लाल महरून साड़ी पहन कर आ। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और न ही मैं जाकर कपड़े बदलने वाली हूँ। जिसको मुंह दिखाई करनी है इन्हीं काले रंग के सूट में करे, वरना मत करे। मधु की बात सुनकर सब लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। ये सब कंचन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इसीलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि अभी मधु नई थी। लेकिन मधु ऐसा कुछ नहीं सोचती और रोज काला सूट पहनती। एक दिन मधु काला सूट पहनकर दुकान जा रही थी। तभी मधु को काले कपड़ों में देखकर आस पड़ोस वाले बातें बनाने लगते हैं और उनमें से एक नीलम नाम की औरत रज्जो से कहती है, देख रही है रज्जो, तू इसे काले कपड़े पहन रखे और इसको अंदर से बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। और नहीं तो क्या, अरे हमारे यहाँ तो नई बहू हो और घर में किसी का देहांत हो जाए तो भी वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती है, लेकिन ये है कि शादी के बाद एक दिन भी सुहागन की तरह नहीं रही है। अगर अभी हम कुछ इसे बोलने गए तो हम ही बुरे बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रही है नीलम तू। अरे उस दिन मुंह दिखाई वाले दिन कितना ज्यादा तमाशा हुआ था, लेकिन फिर भी
एक पैसे की ही शर्म नहीं है इसमें। ये नहीं कि अपनी सास की इज्जत का सोच के कुछ अच्छा पहनूं। सच कहूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि इसके पति के साथ मधु की बनती नहीं होगी और सुहागरात वाले दिन भी कोई ना कोई कलेश हो गया होगा, तभी तो उसके बाद ऐसे ही रहती है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर काला इसे इतना ही पसंद था तो शादी में भी पहनती ना, लेकिन शादी के बाद से ही काले सूट पहनने लग गई है। तो छोड़ो, अब हम कर भी क्या सकते हैं। जो इन सब में कुछ कर सकता है वो मधु की सास है। बहू के आते ही गूंगी गुड़िया बन गई है और उसे अपनी बहू को कुछ तो समझाना चाहिए था ना। कंचन की बहू की अब पूरे मोहल्ले में बातें बनने लगी थी और ये सब मधु को अच्छे से पता था, लेकिन फिर भी मधु कोई बदलाव नहीं लाती और सब कुछ सुनती। कुछ दिनों बाद कंचन रज्जो के घर जाती है। रज्जो, मैं तो अपनी बहू से तंग आ गई हूँ। अब बताओ, कितना समझा लिया लेकिन उसके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है। तू ही बता, मैं क्या करूँ अब। देख, मेरी बात मान तो अब एक काम कर। तेरी बहू को काले रंग इतना ही पसंद है तो अब तेरे घर में सब तेरी बहू की तरह ही काले रंग के कपड़े पहनने लग जाएं, तभी कुछ बात बने। कम से कम थोड़ी तो समझ आएगी। कंचन को रज्जो की बात बिल्कुल सही लगती है, इसीलिए वो अब अपने बेटे को ये सारी बातें बताती है और अगले ही दिन दोनों माँ बेटे काले रंग के कपड़े पहनकर घूमने लगते हैं। और ये सब देखकर मधु भी हैरान थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद जब मधु को लगता है कि अब ये ज्यादा हो गया, तो वो अपने सास और पति दीपक को एक जगह बैठा कर कहती है, ये सब क्या है? मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि आप लोग काले कपड़े पहनने लग गए हैं। अब कोई बताएगा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों का क्या मतलब है? अरे तुम भी तो ब्लैक सूट पहनती हो, हम तो कभी नहीं कहते तुम्हें कि तुम क्यों पहनती हो। हाँ, लेकिन मुझ पर तो अच्छा लगता है ना, और आप पहन रहे हो रोज रोज एक ही रंग के कपड़े, तो अच्छे थोड़ी लग रहे हो। अच्छा बहू, लेकिन तू भी तो रोज रोज एक ही रंग के कपड़े पहनती है, तो क्या तुझ पर अच्छे लगते हैं? माँ जी, अब कुछ नहीं बोलेगी तू, अब बस चुपचाप से मेरी सुनेगी। अरे हम तुझे किसी भी चीज के लिए नहीं रोकते हैं, लेकिन तू तो छोटे बच्चे की तरह जिद कर रही है। काले कपड़े अच्छे लगते हैं तो पहन, लेकिन रोज तो नहीं ना। मधु को अपनी सास की बात समझ आती है और फिर वो काला सूट पहनना कम कर देती है। अर्चना की शादी एक बहुत ही गरीब आदमी से हुई थी, जो कि दिन रात मजदूरी करके अपना घर चलाता था। एक दिन रामू का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके दोनों पैर कट जाते हैं और वो अपाहिज हो जाता है। घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए अर्चना दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा किया करती। जिस मालकिन के यहाँ वो काम करती वो बहुत अमीर थी, साथ ही घमंडी भी। उसे अपने पैसों पर बहुत नाज था। वो हर वक्त अपनी अमीरी का रौब दिखाया करती। एक दिन अर्चना किचन में बर्तन धो रही थी, तभी उसके हाथ से एक कप टूट जाता है। कप टूटने की आवाज सुनकर मालकिन शालू किचन में आती है और अर्चना से कहती है, अरे नास बेटी, ये तूने क्या कर दिया? तुझे पता भी है ये कप कितना महंगा था? तूने एक झटके में से तोड़ दिया। मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वो मेरे हाथ से फिसल गया। हाथ से फिसल गया हो या तूने फेंका हो, टूटा तो तेरे हाथ से ही है ना। अब इसका नुकसान तुझे ही भरना होगा। मैं तेरी सैलरी से पूरे 2000 रुपए काट लूंगी। लेकिन मैडम जी, ये कप तो बस 20 रुपए का आता है, तो आप 2000 क्यों काटेंगी? तुझे बड़ा पता है ये कप कितने का आता है? मैंने खुद ये कप अमेरिका से मंगवाया था, तब ये कप बहुत महंगा है, इसलिए मैं तेरी पगार से बस 2000 रुपए ही काट रही हूँ। अब चुपचाप यहाँ से सब साफ कर। लेकिन मालकिन, मेरी बात तो सुनिए। आप सब जानती हैं मेरे परिवार के बारे में। मेरे पति के दोनों पैर टूटे हैं, वो अपाहिज हैं। अगर मुझे इस बार पूरी पगार नहीं मिलेगी तो मैं घर कैसे चलाऊंगी? मेरे पति की दवाई, मेरी बेटी की पढ़ाई और सब कैसे संभालूंगी? मैंने क्या तेरे और तेरे परिवार की जिम्मेदारी ली है जो इन सब के बारे में मैं सोचूंगी? तूने मेरा नुकसान किया है, उसकी भरपाई तुझे ही करनी होगी, तो कर। अब अगर तूने एक लफ्ज और फालतू बोला तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी और एक पैसे भी नहीं दूंगी। नहीं मैडम जी, ऐसा मत करना, मैं सब काम कर देती हूँ, आप बस मुझे यहाँ से निकालना मत। इतना कहकर अब शालू वहाँ से चली जाती है और अर्चना रोते हुए वहाँ के कांच के टुकड़े उठाती है। दिन भर घर का काम करने के बाद अर्चना थकी हारी घर आती है तो देखती है
कि उसकी बेटी घर पर बैठकर पढ़ रही है और अपनी माँ को देखकर कहती है, माँ आप आ गई, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी कब से। अच्छा, लेकिन तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? माँ कल से मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगी। लेकिन नीलम, तुम्हें क्यों जाना है काम पर? तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? कुछ बात हो गई है तो मुझे बताओ, और ऐसे काम पे जाने की बात मत करो। आज मैं जब स्कूल गई तो टीचर जी ने कहा कि अगर इस महीने स्कूल की फीस नहीं दी तो स्कूल से निकाल देंगे, और कहा कि कल से अच्छे कपड़े पहन कर आना, ये फटे हुए जूते पहन कर आई तो स्कूल से निकाल देंगे। हे भगवान, क्या हो रहा है? अब मैं कपड़े और स्कूल की फीस कहाँ से लाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, आपके साथ काम करूंगी और हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। मैं भी जिंदा हूँ, मैं इस घर को चला सकती हूँ। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नीलम की बात सुनकर अर्चना और परेशान हो जाती है और अगली सुबह जब वो काम से वापस आती है तो देखती है कि मैडम के बेटे के कमरे में नए जूते रखे हुए थे, जिन्हें ले जाकर वही मैडम से कहती है, मैडम, छोटे साहब के कमरे से ये जूते मिले हैं, इन्हें ड्रॉर में रखना है या वो पहनेंगे? क्या ये वाले जूते? अरे नहीं, ये जूते तो उसने एक बार पहन लिया है, अब वो इन जूतों को दोबारा नहीं पहनेगा। तुम ऐसा करो, ये जूते तुम बाहर फेंक दो, अब ये जूते किसी काम के नहीं है। लेकिन मैडम, ये जूते तो बिल्कुल भी खराब नहीं है, एक बार पहनने से ये खराब थोड़ी ना हो जाएंगे। बाबा इन्हें और भी पहन सकते हैं। तुम शायद भूल रही हो कि मेरा बेटा एक बहुत अमीर है और वो एक बार जो कपड़े या जूते पहन लेता है उसे दोबारा कभी नहीं पहनता। इससे तुमसे जो कहा है तुम वो करो, बेकार में अपनी जुबान मत चलाओ, समझी तुम? ठीक है मैडम जी, ये जूते मैं ले जाती हूँ। इन जूतों को देखकर अर्चना को अपनी बेटी का ख्याल आता है और वो सोचती है कि इन जूतों को फेंकने से अच्छा वो अपनी बेटी को ये जूते दे दे ताकि स्कूल से टीचर उसे ना निकाले। अर्चना पहले जूते संभाल कर रख देती है। थोड़ी देर बाद शालू का बेटा अपने हाथ में बहुत सारे हैंडबैग लेकर आता है और शालू को दिखाते हुए कहता है, मॉम ये देखो, मैंने जूते लेकर आया हूँ। आपको पता है ये जूते आज ही मॉल में आए थे और मैंने जैसे ही इन्हें देखा फट से खरीद लिया। आपको पता है ये जूते पूरे 1 लाख रुपए के हैं। हाय राम, छोटे बाबा, 1 लाख के आपने जूते खरीदे? इन पैसों से न जाने कितने सारे सामान आ जाते और कितने गरीबों का पेट भी भर जाता। आपने बस इन जूतों के लिए इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। तू फिर बीच में बोली, तुझे क्या दुख हो रहा है? मेरे बेटे 1 लाख के जूते खरीदे या 2 लाख के? ये अमीरों का बेटा है, वो जितना चाहेगा उतना पैसे उड़ाएगा। तुम फटीचरों की तरह नहीं, जाकर अपना काम कर और बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। शालू की बात सुनकर अब अर्चना वहाँ से चली जाती है और किचन में जाकर वो खुद से कहती है, भगवान तेरी भी क्या लीला है, कहीं पर इतना पैसा है कि खर्च करने पर भी खत्म नहीं होता और कहीं एक एक पैसे के लिए बंदे को तरसा देता है। अब शाम होने पर अर्चना उन जूतों को उठाकर अपने घर ले जाती है जो शालू ने पुराने बोलकर फेंक दिए थे। और जब अर्चना की बेटी नीलम उन जूतों को देखकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और एक दिन अर्चना की बेटी की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और वो शालू के पास फोन करके उससे कहती है, मैडम जी, मेरी बेटी की आज तबीयत बहुत खराब है, आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। क्या कहा? काम पर नहीं आएगी? जल्दी से काम पर आ जा। मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब है, समझी तू? अगर 1 घंटे में घर पर नहीं आई तो तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी और काम से भी निकाल दूंगी। मैडम, मेरी बेटी बहुत बीमार है। आप तो है ना छोटे बाबा के पास, लेकिन अगर मैं काम पर जाऊंगी तो मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? मेरे पति की भी तबीयत खराब रहती है। आज मुझ पर मेहरबानी करिए और आगे से कभी ऐसी छुट्टी नहीं करूंगी मैं। मुझे नहीं पता, कैसे भी करके 1 घंटे में तू यहाँ होनी चाहिए, बस। इतना कहकर अब शालू कॉल कट कर देती है और अर्चना परेशान हो जाती है। ना चाहते हुए भी उसे अपनी बीमार बेटी को ऐसे घर पर छोड़कर जाना पड़ता है। जब अर्चना शालू के घर जाती है तो वो वहाँ देखती है कि शालू का बेटा अपने कमरे में आराम से टीवी देख रहा था। वो उससे कहती है, अजय बाबा, आपकी मम्मी ने कहा था कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन आप तो बिल्कुल सही लग रहे हैं। कुछ नहीं आंटी, बस बॉडी थोड़ी गर्म हो रही थी तो माँ को लगा कि मैं बीमार हूँ और मुझे स्कूल नहीं जाने दिया, बस। हे भगवान, वहाँ मेरी बेटी बुखार से तड़प रही है
और यहाँ इन अमीरों के बेटे को बुखार महसूस हुआ तो उन्हें इतनी चिंता हो रही है। कब तक ऐसे ही चलेगा भगवान, कुछ तो साथ दे हमारा। अरे अर्चना तू आ गई, अभी तक यही खड़ी है? देख नहीं रहा मेरे बेटे का शरीर बुखार से तप रहा है? जा जाकर इसके लिए कुछ बना ला। अर्चना को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं, जहाँ शालू का बेटा अमीरी में बस पूरा दिन आवारागर्दी करता, तो वहीं अर्चना की बेटी दिन रात मेहनत से पढ़ती और इसी मेहनत के दम पर वो बड़ी होकर एक सरकारी नौकरी में लग जाती है, जिससे कि अर्चना के परिवार की स्थिति पहले से काफी हद तक ठीक हो जाती है और वो शालू के घर से काम छोड़ देती है। यहाँ शालू का बेटा एक नंबर का अय्याश लड़का था, जो जुए में सब कुछ हार चुका था, जिसकी वजह से वो दोनों माँ बेटे सड़क पर आ गए थे। वहीं अर्चना और उसका परिवार अब आराम से जिंदगी जी रहे थे। शिवानी अपनी सास कुंती, पति मोहन और छोटी बेटी के साथ रहा करती थी। मोहन मजदूरी कर अपने घर को पाला करता था। ऐसे ही एक शाम मोहन जब अपने घर आता है, तब वो देखता है कि उसकी बेटी नेहा दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। अरे नेहा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैडम का मुंह फूला हुआ है। अरे मुंह फूला हुआ है, पर क्यों? कहती है कि अपने जन्मदिन पर पार्टी रखेगी। जैसे इसके दोस्त उसको बुलाते हैं, वैसे ये भी अपने दोस्तों को घर बुलाकर अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहती है। और जब मैंने इसको मना किया तो कहती है आपसे बात नहीं करूंगी। बस इतनी सी बात? अरे अगर मेरी बेटी को अपना जन्मदिन मनाना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी उसके पापा जिंदा हैं। मेरी राजकुमारी जैसा चाहे वैसा अपना जन्मदिन मना सकती है भाई। ये क्या कह रहे हैं आप जानते हैं ना हमारे पास इतना पैसा कहाँ है। बेटा तुम्हें अपना जन्मदिन मनाना है ना? हाँ ठीक है, मैं आपका जन्मदिन जरूर मनवाऊंगा। जाओ अब जाकर खेलो बस। इतना बोलकर मोहन नेहा को अपनी गोद से उतार देता है, जिसके बाद नेहा भागते हुए बाहर की तरफ खेलने के लिए चली जाती है। तो वहीं शिवानी अपना मुंह बनाकर अंदर की तरफ चली जाती है। क्या हो गया शिवानी, तुम इतनी गुस्सा क्यों हो गई हो? और वो बच्ची है यार, उसको नहीं समझ कि वो क्या बोल रही है। मैं भी आपको यही बोलना चाहती हूँ कि वो बच्ची है, उसको समझ नहीं है कि क्या बोल रही है। पर आप तो समझदार है ना, आपको तो पता है ना कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। क्यों आपने उसको झूठा दिलासा क्यों दिया कि आप उसका जन्मदिन मनाएंगे, वो भी उसके अमीर दोस्तों के जैसे? आप जानते नहीं है क्या हमारे हालात। शिवानी मोहन से झगड़ रही थी और शायद उसका झगड़ना सही भी था, क्योंकि उनके घर के हालात सही नहीं थे। जिस दिन मोहन काम करता उस दिन उनके घर का चूल्हा जलता, पर जिस दिन मोहन काम नहीं करता उस दिन उनके घर में चूल्हा जला पाना भी बहुत मुश्किल होता। शिवानी उससे लड़ ही रही थी कि तभी वहाँ पर कुंती आती है और उनको इस तरह से लड़ता देखकर वो उनकी लड़ाई का कारण पूछती है, जिस पर शिवानी अपनी सास को सारी बात बता देती है। मोहन बेटा, जब तू जानता है कि हमारे घर के हालात सही नहीं है, फिर क्यों तूने नेहा को झूठी तसल्ली दी? माँ, मैंने कोई झूठी तसल्ली नहीं दी, और अगर मैंने अपनी बेटी को कहा कि मैं उसका जन्मदिन अच्छे से मनवाऊंगा तो मैं सच में मनाऊंगा। पर आप इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? अरे मैं दोगुनी मेहनत करूंगा, दिन रात कमाऊंगा, पर अपनी बेटी के सपनों को पूरा जरूर करूंगा। खैर इन सब बातों को छोड़ो और खाना लगा दो यार, बहुत भूख लग रही है। खाना क्या लगाऊं? खाना ही नहीं बनाया है, सब्जी खत्म है। सब्जी नहीं है? कोई बात नहीं, आटा और प्याज तो है। हाँ। आओ मैं तुम्हें एक नया खाना बनाना सिखाता हूँ। अरे हमारे साइड पर कुछ मजदूर लेकर आते हैं, जब उनके घर में भी सब्जियाँ खत्म हो जाती हैं। इतना बोलकर मोहन शिवानी के साथ रसोई में जाता है और उसको बारीक प्याज काटने को कहता है। कुछ देर बाद शिवानी बारीक प्याज काट देती है और वहीं मोहन प्याज के पराठे बना देता है। कुछ देर बाद वो उस प्याज के पराठे को लेकर आता है। तो तैयार है प्याज के पराठे। माँ, आज बहुत ही मेहनत से बनाया है, जल्दी से खाकर बताओ कि कैसा बना है। सभी मोहन के हाथों के पराठे खाते हैं। वो प्याज के पराठे सभी को बेहद पसंद आते हैं और अब मोहन की बहुत तारीफ होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन भी अब दिन रात मेहनत करने लगता है। वो रात को देर से आता और सुबह जल्दी चला जाया करता। इसी बीच ना तो नेहा अपने पापा से मिल पाती और ना ही मोहन अपनी बेटी के साथ समय बिता पाता। ऐसे ही रात को नेहा अपनी माँ की गोद में अपना सर रखकर अपनी माँ से बातें कर रही होती है। माँ, पापा अब तक घर क्यों नहीं आए? मैं तो पापा को देख भी नहीं पाती। बेटा, तुम्हारे पापा काम में व्यस्त रहते हैं,
अब तुमने ही तो उनको कहा था ना कि तुम्हें अपना जन्मदिन अच्छे से मनाना है। तुम्हारे जन्मदिन के लिए तो तुम्हारे पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं। माँ, मुझे अपना जन्मदिन नहीं मनाना है, पर आप पापा को बोलो ना, वो खुद को ऐसे बिजी ना रखें। नेहा की उम्र कम थी, पर फिर भी वो इतनी बड़ी बात बोल जाती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर शिवानी अपनी सास की तरफ देखती है, जिसके बाद वो नेहा को गले से लगा लेती है। कुछ देर बाद वो नेहा को सुला देती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन शिवानी को पता चलता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। शिवानी जब हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर उससे कहता है, देखिए आपके पति तो बच गए हैं, लेकिन अब अपनी जिंदगी में कभी वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरा मतलब है वो पाँव से अपाहिज हो चुके हैं, जिसके कारण वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर की ऐसी बात सुनकर मानो शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसे ही अब दिन गुजरते हैं और कुछ दिनों बाद वो अपने पति को घर ले आती है। मोहन बच तो गया था, लेकिन उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उनके पास अब तो ना ही पैसे थे और ना ही घर में खाने को खाना। ऐसे ही एक दिन शिवानी अपने गालों पर हाथ रखकर अपने घर की चौखट पर बैठी थी। तभी वहाँ उसकी सास आती है और कहती है, बहू क्या हुआ, तो इस तरह अकेली क्यों बैठी है? अपनी सास की बात सुनकर शिवानी अपनी सास को गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। घर में 1 रुपए भी नहीं है। मोहन जी की दवाइयाँ भी लानी है, घर में राशन भी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे गुजारा होगा हमारा। बहू, हार मानने से कुछ नहीं होगा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और तुझे इस परीक्षा में सफल होना होगा। तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर कुंती घर के अंदर जाती है और अपने कुछ गहने लेकर बाहर आती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? बहू, ये मेरे कुछ गहने हैं जो तेरे ससुर जी ने बनवाए थे। जा, इसको बेचकर अपने घर का राशन भरवा ले और जो पैसे बचेंगे उससे तू मोहन की दवाई ले आना। शिवानी के पास इस वक्त वो गहने लेने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए वो उन गहनों को बेचकर अपने घर के लिए राशन ले आती है और बचे हुए पैसों से वो मोहन की दवाई लेकर आती है। और जैसे ही वो घर का राशन भरती है, वैसे ही कुंती उसके पास आती है। बहू, सब कुछ ले आई? हाँ माँ जी, ले आई, और ये कुछ पैसे बचे हैं। इन पैसों को तू मुझे मत दे, बल्कि एक रेडी ही लगा ले। रेडी? पर वो क्यों माँ जी? क्योंकि बहू, तू अब प्याज के पराठे बेचकर इस घर को चलाएगी, क्योंकि तुझे प्याज के पराठे बनाने आते हैं। शिवानी अब अपनी सास की बात से सहमत हो जाती है और ठीक वैसा ही करती है जैसा कि उसकी सास बोलती है। शिवानी अब अपनी रसोई में प्याज के पराठे बनाती है और उन्हें बेचना शुरू करती है। शुरुआती दिनों में तो पराठे नहीं बिकते और ये देखकर शिवानी बहुत उदास हो जाती है। माँ जी, देखिए ना, कितने दिन हो गए पर हमारे ये प्याज के पराठे ज्यादा बिकते ही नहीं। अगर यही हाल रहा तो कैसे चलेगा? बहू, ये जिंदगी है और जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जीना इसी का नाम है, इसलिए अब तो अपनी उम्मीद मत हार। कुंती अपनी बहू को समझाना जो चाहती थी वो उसे समझा चुकी थी और एक बार फिर शिवानी अपने काम में जी जान लगाकर मेहनत करती है। समय गुजरता है और समय के साथ उसकी बिक्री काफी अच्छी होने लगती है। कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही कुछ शिवानी और कुंती के साथ भी था। शिवानी, कुंती इतनी मेहनत करते कि उनको उनकी ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता था और वक्त का पहिया घूमता है। दोनों मेहनत करते हैं और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगते हैं। देखते देखते वो इतने अमीर हो जाते हैं कि अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। समय के साथ अब शिवानी के पति का अच्छे से इलाज हो रहा था और साथ ही वो अपनी बेटी का जन्मदिन भी काफी अच्छे शानदार तरीके से मनाती है। और ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ आपकी वजह से हैं। नहीं बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? ये सब कुछ मेरी मेहनत नहीं बल्कि तेरी मेहनत है। मैंने तो बस तुझे रास्ता ही दिखाया है। माँ जी, आप मेरी सास नहीं बल्कि माँ है। माँ, इतना बोलकर कुंती अपनी बहू को गले से लगा लेती है। तभी वहाँ पर नेहा आती है। आप दोनों एक दूसरे को गले से लगा रहे हो, मुझे कौन प्यार करेगा? उसकी ऐसी बात सुनकर शिवानी और कुंती जोरों से हंस पड़ते हैं और उसे भी गोद में ले लेते हैं। निशा एक सुलझी हुई शरीफ सीधी सी लड़की थी।
जिसे जो जैसा करने की कहता वो कर दिया करती। कभी भी किसी से पलटकर कोई सवाल नहीं करती और सबकी सुनती। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। इसी के साथ साथ उसके पिता पर बहुत कर्जा था और वो गरीब होते जा रहे थे, लेकिन निशा अपने घर की जिम्मेदारियों को समझती थी। ऐसे ही एक दिन निशा अपने कॉलेज जा रही थी और तभी उसका पिता धीरेश उसे रोक कर कहता है, निशा बेटा, कॉलेज मत जा आज, मेरे साथ कहीं चल। ठीक है पिताजी, जैसा आप बोले। क्या तू मुझसे पूछेगी नहीं कि मैंने तेरी छुट्टी क्यों करवाई और हम कहाँ जा रहे हैं? इतना तो मैं समझ गई पिताजी, अगर आप छुट्टी करने की बोल रहे हैं तो कोई कारण ही होगा ना। मैंने जरूर पिछले जन्म में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मुझे तुझ जैसी बेटी मिली। आज मुझे प्रभास के घर जाना है। उससे लिया हुआ कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो उससे मिलके बातचीत करनी पड़ेगी। और तो मैं तो ये चाहता हूँ कि तू भी मेरे साथ चल। पापा, मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ। आप मुझे बस बताइए कि कहाँ चलना है, मैं तब तक कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। निशा अब अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ा समय बीतता है, जिसके बाद धीरेश निशा के साथ प्रभास के घर उसे मिलने चला जाता है और धीरेश को देखकर प्रभास उसे कहता है, ओहो, क्या बात है, पैसे लेने के बाद दर्शन देना छोड़ दिया? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके पैसों के इंतजाम में लगा हूँ, पर कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा है। तो कब निकलेगा आपका ये रास्ता? हाँ, अरे 5 साल हो चुके आपको पैसे दिए हुए और लौटाने के नाम पे फूटी कौड़ी तक नहीं दिया आपने आज तक। क्या करूँ प्रभास भाई साहब, मेरा मकान तो पहले ही आप लोगों के पास है। अब आप ही कुछ रास्ता बताइए जिससे मैं आपका कर्जा चुका सकूं। एक रास्ता मेरे पास है और मैं बता भी सकता हूँ, अगर तुम मानो तो। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, बताइए। अगर उस रास्ते से मेरा कर्जा चुकता होता है तो मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा। तो ठीक है, अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो। मैं घर के कागज भी वापस दे दूंगा और तुम्हारी बेटी का ध्यान भी रखूंगा, वो भी अपनी बेटी की तरह। ठीक है भाई साहब, मैं सोच कर बताता हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। धीरेश निशा के साथ उसे लेकर घर आ जाता है और घर आने के बाद निशा आकर अपने पिता धीरेश को कहती है, पिताजी, आप मेरी शादी अंकल के बेटे विमल से करवा दीजिए। अगर उससे हमारा सारा कर्जा माफ होगा तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। बेटा, तू पागल हो गई है क्या? तू नहीं जानती उस विमल को? हाँ, वो सिर्फ बड़ा दिखता है लेकिन है नहीं, है बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा। तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शादी कोई मजाक थोड़ी है। पिताजी, आपने आज तक मेरे लिए कितना कुछ किया है। अगर मैंने उससे शादी कर ली तो मैं समझूंगी कि मैंने आपका कर्जा चुका दिया है। मेरी बिटिया, तू समझती क्यों नहीं? तू उससे शादी करेगी तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। धीरेश निशा की बात नहीं मानता, लेकिन निशा के लगातार जिद करने के बाद धीरेश को उसकी बातों के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं और वो निशा और विमल की शादी के लिए हाँ कर देता है, जिसके कुछ दिनों बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। निशा अपने ससुराल आ जाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका पति विमल सच में दिमाग से बहुत कमजोर है, जिसके बाद वो कहती है, कोई बात नहीं निशा, तेरा तो नाम ही निशा है, तू ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। भगवान ने इस मुसीबत में डाला है तो निकालेगा भी भगवान ही। मैं खुद अपने पति को ठीक करने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर निशा विमल के पास जाती है और खेलने लगती है, और जिसके बाद कुछ महीने बीतते हैं और निशा अपने परिश्रम से विमल को भला चंगा कर देती है और अब उसका मानसिक संतुलन भी पहले से ठीक था। जिसके बाद निशा को एक दिन पता चलता है कि वो पेट से है। ये बात वो विमल और प्रभास को बताने की सोचती है, लेकिन वो कुछ बताती उससे पहले ही प्रभास सोचता है, अब मेरा बेटा ठीक हो चुका है, अब किसी अमीर लड़की को देख के उसकी शादी करवा के बहुत सारा दहेज ले लूंगा। वैसे भी इस लड़की से अब क्या ही काम है मुझे। मैंने तो इसके बाप का कर्जा माफ करके इस पे बहुत बुरा एहसान किया है, अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। इतना सोचकर प्रभास अब निशा को बुलाकर बोलता है, ये लड़की, चल निकल यहाँ से, अब तेरा कोई काम नहीं है इस घर के अंदर। पिताजी, आपको क्या हो गया? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अब मेरा बेटा पहले से ठीक हो चुका है, अब मैं इसकी शादी किसी ऊंचे घराने में कराऊंगा, समझी? चल निकल जाए यहाँ से।
तेरी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो अपनी नौकरों को ऑर्डर देता है और निशा को घर से ही निकलवा देता है। निशा को बिना कुछ जाने घर से निकाल देता है और प्रभास को ये तक नहीं पता होता कि निशा गर्भ से है। निशा रोते हुए अपने घर आती है और अपने पिता को सब कुछ बता देती है। उसका पिता बोलता है, बेटा ये सब किस्मत का खेल है। देख कहाँ तू गरीब से अमीर बन गई थी और अब फिर से गरीब हो गई। वापस तुझे वही लाके तेरी किस्मत ने छोड़ा है जहाँ से तू आगे बढ़ी थी। पर कोई बात नहीं बेटा, हम दोनों बाप बेटी अपनी जिंदगी साथ में काट लेंगे। लेकिन भगवान उस प्रभास को कभी माफ नहीं करेगा जिसने अपनी गर्भवती बहू को धोखा दिया है। जिसके बाद वक्त गुजरता है और विमल वापस अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है, जिसे देखकर अब प्रभास बहुत परेशान हो जाता है। वहीं उसे किसी से सुनने में आता है कि निशा पेट से है और वो बोलता है, इसका मतलब मेरी बहू पेट से थी जब मैंने उसे घर से बाहर निकाला। अरे मूर्ख आदमी, क्या कर दिया तूने? अपनी गर्भवती बहू से धोखा कर दिया। प्रभास निशा को वापस लेकर आने की सोचता ही है कि उसके नौकर उसे खबर देते हैं कि विमल अपनी छत से गिरकर मर गया है। अपने एकलौते बेटे को ऐसे मरता देखकर प्रभास टूटकर चकनाचूर हो जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद वो निशा के घर हाथ जोड़कर बोलता है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो चुका था। मैंने सोचा था मेरा बेटा ठीक हो चुका है तो उसकी शादी किसी अमीर घर में करवा दूंगा और बहुत सारा दहेज मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी गर्भवती बहू को इतना बड़ा धोखा दे रहा हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो, चलो हम लोग घर चलते हैं। मेरी असली पूंजी तुम और तुम्हारे ये बच्चा, यही दोनों हैं। अब मुझे समझ में आ गया है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर अब तो उस घर में मेरा पति ही नहीं है, फिर मैं उस घर में कदम रख कर क्या करूँगी? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। इस बार धीरेश भी निशा का साथ पूरे दिल से देता है और बोलता है, बस बस बहुत हुआ आपका। मेरी बेटी ने आपके पागल बेटे से शादी की क्योंकि आपने उसे मजबूर किया। उस बेचारी ने अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया और आपके पागल बेटे से शादी की। लेकिन आपने क्या किया? अपनी गर्भवती बहू को घर से बाहर निकाल दिया। अरे कैसे इंसान हो आप? और अब जब आपका बेटा नहीं रहा तो अब आए हो ताकि नाती आपको मिले। अरे ये मेरा नाती है और ये मेरी बेटी है, तो ये लोग मेरे साथ रहेंगे, आपके साथ नहीं। आप निकल जाइए मेरे घर से। प्रभास ये सुनकर टूट जाता है और प्रभास को निराश होकर खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। लेकिन ना तो उसे विमल की मौत जीने दे रही थी और ना ही वो ये सोचकर मर पा रहा था कि उसने अपनी गर्भवती बहू के साथ धोखा किया और मतलब निकल जाने पर उसे ही घर से निकाल दिया। जिसके बाद ये तन्हाई उसे इस कदर घेर लेती है कि वो खुद ही अपना मानसिक संतुलन खो देता है और विमल की तरह ही पागल हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।